हेलो स्टूडेंट, आप सबों का एचवी मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। मैं रत्नेश सर क्लास 12th मैथ का टॉपिक मैट्रिक्स लेकर आया हूँ। एक्सरसाइज 3.2 चल रहा है एनसीईआरटी का। इसके पहले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 तक कर लिए थे, ठीक है, सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 19 पर हम लोग बढ़ रहे हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ऊपर में हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में क्वेश्चन हम डाल चुके हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि a trust fund has Rs 30,000 that must be invested in two different type of bonds, ठीक है। यानी एक व्यापार संघ के पास 30,000 रुपये का कोष है। कोष का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए आप किसी व्यापार को आप जब भी देखते हैं तो ये सवाल का कहना है कि एक व्यापारी है, एक व्यापार संघ है और वो क्या करता है, दो प्रकार के बॉन्डों पर 30,000 रुपया वो खर्च करने जा रहा है। एक एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए एक व्यापारी जो है मक्का का व्यापारी और गेहूं के व्यापार कर रहा है, ठीक है, समझिएगा। एक ही व्यापारी दो वस्तु का खरीदारी करता है, एक मान लीजिए मक्का का, दूसरा गेहूं का खरीदारी कर रहा है। तो लेकिन उसके पास जो है खर्च करने के लिए मात्र 30,000 रुपया ही है। कितना है? 30,000 रुपया का ही कोष है, ठीक है। तो 30,000 में दोनों वस्तु को खरीदारी करना है, यानी गेहूं भी खरीद लीजिए, मक्का भी। गेहूं मक्का अपने मन से एग्जांपल लिए। एक व्यापारी के पास 30,000 रुपये का कोष है, वो दो प्रकार की बॉन्ड पर खर्च करता है। जैसे देखिए एक चीज आप समझिए पहले, 30,000 का आपको इन्वेस्ट करना मतलब खर्च कर देना है। जैसे मान लिए हम 20,000 रुपये का क्या कर दिया, गेहूं खरीद लिया, ठीक है। गेहूं 20,000 रुपये का गेहूं खरीदे। एक व्यापारी के पास 30,000 पैसा, वो दो प्रकार की वस्तु को खरीदारी करता है। मान लीजिए आप 20,000 रुपया गेहूं के पीछे खर्च कर दिया, तो बताइए अब चावल कितना या मक्का कितना का वो खर्च करेगा? तो 10,000 रुपया ही ना उसके पास अभी बचा हुआ है, तो 10,000 रुपया कहाँ मक्का के पीछे खर्च करना होगा। अब ये 10,000 निकला कैसे? अगर आप 20,000 का गेहूं खरीदे हैं तो 10,000 का मक्का खरीद लेगा, तभी ना दोनों मिला के 30,000 रुपया वो खर्च कर देगा, और समझे। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए तो यहाँ पर मान चुके हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के छात्रों के लिए, ठीक है। तो आप देखिए हमने माना कि पहले बॉन्ड पर x रुपया का निवेश किया गया और दूसरे बॉन्ड पर तब 30,000 माइनस x। अब कहेगा 30,000 माइनस x कैसे हो गया? फिर से समझिएगा, अगर हम पहले 20,000 का गेहूं खरीद लेंगे, मेरे पास 30,000 पैसा है तो 20,000 का गेहूं खरीद लिए, ठीक है। तब हम मक्का अब कितना का खरीदेंगे? तो टोटल जितना मेरे पास रकम है 30,000 है, तो 30,000 में किसको घटा दीजिए? जितना का आपने गेहूं खरीद लिया। तो गेहूं खरीदे 20,000 का, तो इसका मतलब जो घटा करके मेरे पास बचेगा वो तो गेहूं का ना कीमत निकल जाएगा, सॉरी मक्का का ना कीमत निकल जाएगा। तो मक्का के पीछे हमने कितना रुपया खर्च किया, यानी 30,000 अगर गेहूं सॉरी मेरे पास 30,000 का कोष है, 20,000 का क्या खरीद लिया? गेहूं। अब जो पैसा बचा है उसका हम क्या खरीद लेंगे? मक्का। तो पैसा कितना बचा? 20,000 खर्चा किए, तो इसका मतलब 30,000 में 20,000 को घटा दीजिए, जितना बचेगा वो हम मक्का खरीद लेंगे। वही बात वहां लिखा हुआ है, देख लीजिए। अब पहला बॉन्ड पर अगर x रुपया का निवेश किया है तो दूसरे बॉन्ड पर क्या हो जाएगा? 30,000 माइनस x रुपये का निवेश किया। इंग्लिश मीडियम वाले देख सकते हैं, लेट माना कि ₹x इन्वेस्टेड ऑन फर्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड, यानी पहले प्रकार की बॉन्ड पर हमने x रुपये का खर्च किया, तो इसीलिए दूसरे बॉन्ड पर हम कितना खर्चा किए? 30,000 माइनस x इन्वेस्टेड ऑन सेकेंड टाइप ऑफ बॉन्ड, यानी दूसरे प्रकार के बॉन्ड पर हमने 30,000 माइनस x रुपया का खर्च कर दिया। तब सवाल क्या कहता आगे फिर देखिए आप, द फर्स्ट बॉन्ड पे 5% इंटरेस्ट पर ईयर, ठीक है। यानी पहले प्रकार की बॉन्ड पर जो ब्याज लगना उनको 5% और सेकेंड बॉन्ड पे 7% इंटरेस्ट पर ईयर, प्रत्येक साल दूसरे बॉन्ड पर जो है 7% का ब्याज लगता है। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन डिटरमाइन हाउ मेनी डिवाइड 30,000 अमॉन्ग द टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड। तो ये कहता है आव्यूह गुणन का प्रयोग करते हुए, ठीक है, इस 30,000 को किस रूप में बांटे दो बॉन्ड में, ताकि इफ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन द एनुअल टोटल इंटरेस्ट ऑफ ₹1,000
800। यानी देखिए तब ये क्या कह दिया कि 30,000 रुपये को किस प्रकार से आप दोनों बॉन्ड में बांटिएगा ताकि उसका ब्याज, इसमें 2 क्वेश्चन है, ए नंबर में दिया ताकि उसका ब्याज कितना हो जाए, 1800 रुपया हो जाए। ठीक है, तब आइए इसको सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। तो किस प्रकार से सॉल्यूशन होगा देख लीजिए। पहले हम लोग क्या करें, मानते लिए, अब इसको मैट्रिक्स में रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। तो माना कि इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेंगे LET, लेट में ना माना कि, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, एक मैट्रिक्स ले लेंगे। पहले प्रकार का बॉन्ड एक्स हो गया, दूसरा क्या होगा 30,000 माइनस एक्स हो जाएगा, समझिए। और जो आपका ब्याज है उसको बी मान लेते हैं, बी। अगर इसको आप रो मैट्रिक्स मानते हैं तो इसको हर हालत में कॉलम मैट्रिक्स मानना होगा। अब ऐसा क्यों, आपका एक प्रश्न बनता होगा। देखिए हमको ब्याज ना निकालना है तो इसका मतलब ब्याज जब भी होगा एक ही टोन होगा, चाहे 10,000 हो। पहले बात समझिए, 10,000 ब्याज हुआ तो इसको ऐसे लिखिएगा, यानी 1 बाय 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा, एक ही रो एक ही कॉलम। तो जितना भी रुपया का मेरे पास ब्याज होगा वो 1 बाय 1 ऑर्डर में होगा। इसका मतलब 2 मैट्रिक्स वैसा यूज करें ताकि गुना करने के बाद 1 बाय 1 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स बने, समझ गए। चले, तब ये जो ब्याज वाला है, इस ब्याज वाले मैट्रिक्स को आप देख लीजिए। पहले बॉन्ड पर 5% वार्षिक ब्याज है और दूसरे बॉन्ड पर जो है 7% वार्षिक ब्याज है। ठीक है, तो आप भी गुणन विधि का प्रयोग करते हुए इसको सरल कर देना, हल कर देना है, समझिए। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, अब इसको क्या करेंगे, गुना कर दिए। देखिए चेक कर लीजिए इसका ऑर्डर बताइए, 1 बाय, एक रो है लेकिन 2 कॉलम है, यहाँ 2 रो है लेकिन एक ही कॉलम है। तो देखिए गुना कर दिए, 1 बाय 1 ऑर्डर का बच गया। इसका मतलब जो भी रुपया पैसा हम लोग का निकलता है रिजल्ट हमेशा 1 बाय 1 ऑर्डर में होगा। ठीक है, तो इसीलिए दोनों की क्या करना है, गुना करना है। तो आपका प्रश्न कहता है, यानी प्रश्न से चले, अब क्या कहा इन्होंने कि ब्याज जो है 1800 रुपया होना चाहिए। ठीक है, तो अब क्या करिएगा, x रुपया जो पहले बॉन्ड पर आप निवेश करिएगा किस हिसाब से, 5% वार्षिक ब्याज की दर से। तो इसका मतलब दोनों को गुना कर दीजिए। ध्यान रहे इसके अंदर डबल क्वेश्चन है, तो हम ए नंबर को लेके बढ़ रहे हैं। अभी इसमें डबल क्वेश्चन है, ए नंबर और बी नंबर। बस ए नंबर में केवल दिया हुआ है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कि 1800 रुपया है। ठीक है, तो दोनों को गुना करिए। ठीक है, दोनों गुना करेंगे तो क्या होगा, ए गुना बी बराबर 1800। इसको हमेशा आप मैट्रिक्स के रूप में ले लें, क्योंकि 2 मैट्रिक्स का गुना एक मैट्रिक्स से होता है, इसीलिए इसको मैट्रिक्स में लीजिए। ए नंबर में दिया है कि ब्याज कितना लग रहा है, 1800 रुपया। अब ए का मान यहाँ पर देखिए ऑलरेडी दिया हुआ है, ए का मान कितना हो गया, एक्स, फिर क्या है 30,000 माइनस एक्स, यहाँ तक समझे। फिर इंटू बी का मान देखिए 5% और 7% बराबर क्या हो जाएगा, 1800 के बराबर होगा, 1800 के बराबर हो जाएगा। बात समझे। तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, पुनः इससे हम आगे हल करेंगे अभी। ठीक है, चलिए देखिए उसी सब हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। दिस इम्प्लाइज दैट, चले दोनों गुना संभव है, एक ही रो एक ही कॉलम होगा ना, पहला रो पहला कॉलम। 5 गुना एक्स करिएगा तो क्या होगा, 5x%। फिर आगे बढ़ेगा तो बीच में प्लस लेते हैं, फिर क्या होगा बोलिए, 30,000 माइनस एक्स गुना 7% गुना 7% इक्वल टू कितना हो गया, 1800। अब आप देखिए जरा इसको हल कर लीजिए फटाक से। तो परसेंटेज जैसे हटाएंगे हम लोग, बटे में 100 आएगा कि नहीं, तो 5x परसेंटेज खत्म करेंगे तो बटे 100 होगा। फिर 30,000 माइनस एक्स गुना 7, फिर परसेंट हटाइएगा तो क्या होगा, बटे 100 होगा, बराबर कितना हो गया, 1800। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लीजिए, जरा लघुत्तम ले लीजिए, क्या होता है 100 का लघुत्तम 100 ही कट जाएगा, 5x प्लस ये दोनों कट जाएगा, यही बचेगा, अंदर गुना करिए, 7×21 हो जाएगा, 21 पर 4 जीरो ना, 1 2 3 4 जीरो हो जाएगा। ठीक है, माइनस फिर क्या हो जाएगा 7x। ठीक है, तो अब क्या होगा, बराबर इतना हो गया। चले फिर आप देखिए ऊपर सरल कर लीजिए कितना बच रहा है,
तो 21 पहले इसको लिख देते हैं, ठीक है। इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 2,10,000, ठीक है। अब प्लस 5x में 7x घटाइएगा तो माइनस में क्या होगा 2x होगा, बटे कितना हो गया 100, बराबर जितना है उतना रहने दीजिए अभी। अब इसका सरल होना बंद हो गया। तो दो मैट्रिक्स आपस में बराबर कब होता है, जब संगत अवयव बराबर हो। इसका मतलब कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट को इक्वल कर दीजिए, ये इसके बराबर ना हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज डेट -2x बाय 100 बराबर 1820। अब क्रॉस गुना कर दीजिए, ठीक है। इसे क्रॉस गुना करें, नहीं कुछ तो बटे 1 ले लीजिए। चले तो 21 पर 4 जीरो हो गया, ठीक है। -2x बराबर इधर गुना कर दीजिए तो 18 पर फिर कितना जीरो हो जाएगा 4 जीरो ना, ठीक है। यहाँ चलाएगा। अब क्या करेंगे देखिए, इसको इधर भेज दीजिए जरा से। 2,10,000 में इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 1,80,000, ठीक है। प्लस में तो माइनस में ला लिया और बराबर क्या हो गया 2x। अब इसमें जरा इसको घटा लीजिए, कितना हो गया। चलिए 0 में 0 घटाइएगा तो 0 होगा, फिर 0 में 0 घटाएंगे 0 होगा, 0 में 0 घटाइएगा 0 होगा, फिर 0 में 0 घटाइएगा 0 होगा, ठीक है। 11 में 8 घटाइए 3 हो जाएगा, और 1 में 1 घटाइए ये ना बचाएगा। चलिए तो यानी बच क्या गया आपके पास 30,000 रुपया, बराबर कितना हो गया 2x। कोई दिक्कत। अब यहाँ से कटा लीजिए, 2 कम 2 15 दूना 30 कट गया, 15,000 हो गया। इसीलिए x बराबर कितना हो गया 15,000 रुपया, सॉरी 15,000 ना, ठीक 15,000 रुपया। इसका मतलब क्या हो गया, x आप किसको माने थे, पहले बॉन्ड पर आपने कितना खर्चा किया था x रुपया, तो x का मान निकल गया 15,000। इसका मतलब 15,000 आपने पहले बॉन्ड पर खर्चा किया, तो दूसरे बॉन्ड पर क्या किए होंगे, तो दूसरे बॉन्ड पर कितना खर्चा होगा। इसीलिए दूसरे बॉन्ड पर कितना खर्च होगा 30,000 माइनस x। जो माने थे आप दूसरे बॉन्ड पर देखिएगा, माना हुआ है इतना, दूसरे बॉन्ड पर इतना खर्च होगा, है ना, होगा या निवेश होगा। अब देखिए आपको करना क्या, यहाँ पे 30,000 माइनस x का मान तो निकल गया 15,000, तो 15,000 30,000 में 15,000 घटा दीजिएगा 15,000 ना बचेगा। इसका मतलब पहले बॉन्ड पर भी 15,000 रुपया खर्च किया व्यापार संघ ने, दूसरे बॉन्ड पर भी 15,000 खर्च किया। तो एक आपका आंसर यहाँ भी हो गया, एक आंसर आपका यहाँ भी हो गया, समझिए। अब बी नंबर में क्या करेगा, केवल क्या करेंगे बी नंबर में, ये जो 1800 था इसे हम रहने दीजिएगा। 1800 की जगह बी नंबर में है क्वेश्चन कि 2,000 अगर ब्याज हो तब क्या होगा, यहाँ केवल 2,000 कर दीजिएगा सब जगह, फिर हल करेंगे जो भी आंसर आएगा निकल जाएगा आपका, ठीक है। तब स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। चल देखिए प्रश्न संख्या 20 में आते हैं हम लोग। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन कि 20 नंबर कहता है द इनवर्स, इसका 20 नंबर का क्वेश्चन में देखिए स्क्रीन के ऊपर डाल चुके हैं, उसको देखिए ध्यानपूर्वक। तो देखिए कहता था बुक शॉप ऑफ अ पार्टिकुलर स्कूल हैज 10 दर्जन केमिस्ट्री बुक्स, यानी एक विद्यालय में पुस्तकालय है और वहां पर उस विद्यालय में केमिस्ट्री का 10 दर्जन बुक है, 8 दर्जन फिजिक्स की बुकें हैं, यानी 8 दर्जन फिजिक्स की किताब है और 10 दर्जन इकोनॉमिक्स की किताब है। देयर सेलिंग प्राइस आर 80 रुपीज 60 रुपीज एंड 40 each रिस्पेक्टिवली, ठीक है। फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ बुक्स ऑफ विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। तो देखिए क्या कह रहा है, सबसे पहले हम समझा देते हैं, जिसको दर्जन याद नहीं है
एक दर्जन में कितना पीस होता है? 12 पीस होता है, 12 का दर्जन। इसका मतलब हुआ जैसे हम लोग केला वगैरह खरीदते हैं, अगर कहते हैं एक दर्जन लीजिए, इसका मतलब वो 12 पीस देता है। एक दर्जन मतलब 12 पीस, 2 दर्जन मतलब 24 पीस, 3 दर्जन मतलब 36 पीस। इसको दर्जन में ऐसे बात करते हैं, ठीक है। तो आप ही बताइए कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10 दर्जन क्या है? केमिस्ट्री का बुक है, आप समझाएंगे स्वयं। एक दर्जन में 12 पीस होता है, एक दर्जन में 12 पीस होता है, तो 10 दर्जन में कितना पीस होगा बता दीजिए आप ही। 120 पीस हो जाएगा। इसका मतलब 120 ठो कौन सा किताब है? हाँ, ये केमिस्ट्री का किताब है। तो 120 ठो क्या हो गया? केमिस्ट्री का किताब हो गया। फिर क्या है? 8 दर्जन फिजिक्स की किताब है। 8 दर्जन मतलब 12 96, तो यानी 96 गो फिजिक्स का किताब है। फिर उसके बाद 10 दर्जन इकोनॉमिक्स की किताब है। 10 दर्जन मतलब क्या हो जाएगा? फिर 120 हो जाएगा। आप समझे कि नहीं? ठीक है। अब कहता है इस किताब को बेचना चाह रहा है दुकानदार, लाइब्रेरियन, तो वो क्या करेगा? ये कितना में सेल करता है? तो देखिए सेल दिया गया है बी बराबर। फिर देखिए आपको पता होगा कि जब भी रुपया या पैसा निकालेंगे हम लोग, 10 रुपया का बिक्री हुआ, 1000 रुपया का बिक्री हुआ, जैसे अगर 10 रुपया का बिक्री हुआ तो 1 बाय 1 ऑर्डर में आएगा। 120 रुपया का बिक्री हुआ तो ये भी 1 बाय 1 ऑर्डर में आएगा, आएगा कि नहीं? इसका मतलब दोनों को गुना करने के बाद 1 बाय 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स बचना चाहिए। अब एक पुस्तक जब बेचता है शुरुआत में, तो प्रत्येक किताब का कीमत दिया गया है। जैसे वो क्या करते हैं, केमिस्ट्री की किताब जो है 80 रुपया में बेच रहा है, और केमिस्ट्री के बाद क्या है, फिजिक्स का किताब जो है वो 60 में बेचा जा रहा है। सॉरी, ये अगर रो मैट्रिक्स हुआ तो इसको कॉलम मानना होगा। तो इसका मतलब क्या होगा बोलिए फटाफट। तो यहाँ पर 8 दर्जन, ठीक है, 80 और 60 और 40, ठीक है। ऐसे देखिए इसका मतलब क्या हुआ, देखिए यानी एक ये क्या है, सेलिंग प्राइस है। मतलब एक जब रसायन शास्त्र की किताब को जब बेची जाती है, केमिस्ट्री की किताब जब बेचता है तो 80 रुपया में बेचता है, तो नहीं 80 रुपया में बेच रहा है। तो बताइए 120 किताब बेच रहा है ना, तो इस दोनों को गुना करिएगा तभी ना रिजल्ट आएगा, ठीक है। ये प्रत्येक पुस्तक का कीमत ध्यान दीजिएगा। ये केमिस्ट्री का हो गया, केमिस्ट्री कितना रुपया में बिक रहा है? 80 रुपया में, लेकिन प्रत्येक किताब का दाम यानी एक किताब का दाम 80 रुपया है, ठीक है। तो ऐसा ऐसे 120 किताब है। फिर दूसरे सिचुएशन में क्या बोल दिया, इकोनॉमिक्स फिजिक्स के बाद, केमिस्ट्री के बाद क्या फिजिक्स है। तो फिजिक्स एक किताब का दाम फिजिक्स का 60 रुपया है, तो ऐसा ऐसा 96 को किताब फिजिक्स का है, ठीक है। तो याद रखने के लिए आपको हम दे देते हैं इसके ऊपर में, ये जो 120 निकाले, ये क्या है? किताबों की संख्या। ये केमिस्ट्री है ना, चलिए ये सी माना केमिस्ट्री समझिएगा, पी मतलब फिजिक्स समझिएगा, ई मतलब इकोनॉमिक्स समझिएगा। यानी केमिस्ट्री का किताब 120 की संख्या में है, फिजिक्स का किताब 96 है, इकोनॉमिक्स का किताब 120 है। ये सब रुपया में दिया है, यानी एक केमिस्ट्री किताब का दाम 80 रुपया है, एगो फिजिक्स का किताब का दाम 60 रुपया है, और एगो इकोनॉमिक्स की किताब का दाम 40 रुपया है। तो लेकिन इकोनॉमिक्स तो है 20 गो, तो दोनों को गुना करिएगा तभी तो हम बता सकते हैं कि आखिर वो कितना रुपये का सेल कर रहा है। तो इसको क्या करिए, गुना कर दीजिए। देखिए गुना करते हैं, चले 9, यानी ए गुना बी करना होगा। तो ए मैट्रिक्स हो गया कितना, 120, 96, 120। फिर इधर क्या आ जाएगा, 80, 60, 40, ऐसा ही होगा। चले गुना कर दीजिए। तो ए बी बराबर क्या होगा, देखिए याद करिए, पहला रो पहला कॉलम, एक ही कॉलम होगा ना। तो 12, 8, 96, तो 96 पर 00 हो जाएगा, फिर प्लस। अब इसको इससे गुना करना होगा, 6 6 के 36, हाथ में रल 3, 9 की 54, 3 57, और कितना जीरो, सिंगल जीरो, फिर प्लस। बरछों के 48 पर कई जीरो, 00 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए सबको जोड़ दीजिए जरा, 0 प्लस 0 प्लस 0 यानी 0, 0 प्लस 6, 6 प्लस 0 यानी 6 हो गया। फिर 8 7, 8 7 15, 15 6, 15 5 20 1 21, और हाथ में रल 2 बाकी रहा, ठीक है। 4 5 9, 9 2 18, 18 2 20,
इसका मतलब इतना रुपया का वो क्या कर दिया, सेल कर दिया, यानी बेच दिया। ठीक है, तो यही हमें निकालना था, इसीलिए 20,160 रुपया उसका क्या हो गया आंसर, यानी इतना ही रुपया का वो किताब बेच दिया। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से। चल देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव है 21 और 22 नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो कुछ कंडीशन जो है पहले से बुक में दिया गया है, 21 और 22 दोनों प्रश्न के लिए ये डाटा। यहाँ देखिए, ये जो है ना एक्स एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2/n दिया हुआ, वहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं आप स्क्रीन पे। y दूसरा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3/k है। z तीसरा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2/p है। और w n/3 ऑर्डर का है। और p मैट्रिक्स है वो p/k ऑर्डर का है। एक चीज ध्यान रखिएगा, p दो जगह यूज हुआ, लेकिन दोनों में अंतर देखिए, ये छोटी p है, ये वाला 9 को ऊपर बढ़ा दिया, छोटी p हो गया, तो ये भी छोटी p हो गया। अब बड़ी p होता है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को हमेशा अंग्रेजी के बड़े अक्षर से सूचित करते हैं। ठीक है, तो ये डाटा जो दिया गया है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 21 नंबर के लिए भी है और 22 नंबर के लिए भी है। ठीक है, तो आपका 21 नंबर प्रश्न ये कहता है कि py प्लस wy किस मान के लिए परिभाषित होगा, वही आपको बताना है। ठीक है, तो आप देखिए, आपको मालूम है, पहले यहाँ देखिए p गुना y, यानी दो मैट्रिक्स को क्या कर रहा है, गुना कर रहा है। तो p जो मैट्रिक्स होगा आपका, ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा, गुना करने के लिए हम प्रोसेस बता चुके हैं। पहले क्या है, p है पहले, तो p का ऑर्डर देखिए कहाँ पे है, p का ऑर्डर यहाँ पे है, यानी p/k। ध्यान दीजिएगा, छोटी अक्षर में है, ये बड़ी अक्षर है, ऑर्डर हमेशा छोटे अक्षर हो गया। ठीक है, तो p मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया p/k। और y मैट्रिक्स का ऑर्डर बता दीजिए, y मैट्रिक्स का ऑर्डर, y यहाँ पर है 3/k। एक चीज हमें आप बताइए, अब दो मैट्रिक्स को ये क्या कर रहा है, गुना कर रहा है। यहाँ पर देखिए p इंटू वाई किया, बाद में जोड़ेंगे, पहले गुना तो करिए। तो इसका मतलब हम लोग क्या जानते हैं, ये दोनों का गुना, मतलब p गुना y तभी ना संभव होगा जब इधर जो भी संख्या रहता है वही यहाँ होना चाहिए। इसके बारे में आप क्या कहिएगा, ये मैसेज तुरंत देगा, यहाँ 2 भी हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कितना है, 3 है। इसको देखते हुए हम कह सकते हैं यहाँ भी 3 ही देना पड़ेगा, तभी ना गुना संभव होगा। यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 ही देना होगा, तभी यहाँ संभव होगा। ठीक है, तो बचा क्या, p/k। इसका मतलब यहाँ बगल में आपको लिखना पड़ेगा, जहाँ k का मान क्या होना चाहिए, 3। यहाँ पर 3 होगा तभी ना दोनों कटेगा और गुना संभव होगा। गुना वाला प्रॉपर्टी देख लीजिए, पीछे हम बता चुके हैं सब। अब बचा कितना, p/k ऑर्डर का बचा। आपने कहा k का मान कितना, 3, तो इसको और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इसे बढ़ाइए, तो p/k का मान 3 यहाँ से आ गया। ठीक है, चले एक चीज तो हम लोग निकाल लिया, अब क्या होगा, wy। तो फिर देखिए निकालते हैं, w का ऑर्डर कितना है देख लीजिए, n/3। और y का ऑर्डर कितना है, y का ऑर्डर है 3/k। अब फिर इन दोनों को क्या करेंगे, गुना, w इंटू y। जैसे गुना हम लोग करेंगे तो आप देखिए ये दोनों क्या हो गया, कट जाएगा, सेम सेम है, ये कट जाएगा। अब बचा क्या, n/k ऑर्डर का। तो w इंटू y बराबर, तो n/, पहले से पता चला था कि k का मान कितना निकल चुका है, 3, तो यहाँ k का मान 3 रख दीजिए, कोई दिक्कत। अब देखिए प्रश्न क्या कहता है कि py प्लस wy कब संभव होगा, इसी चीज को हमें जानना है। ठीक है, तो इस प्रकार से ना, अब आप देखिए जरा सा, थोड़ा समझना। तो यहाँ पर क्या है, py मैट्रिक्स है। ठीक है, तो py मैट्रिक्स इस प्रकार से है। चल देखिए, अब ये क्वेश्चन क्या हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चल आइए आप देखिए, यहाँ तो py प्लस wy चाहिए, तो py भी एक क्या है, मैट्रिक्स है। देखिए तो py, दो मैट्रिक्स को जब आप गुना करते हैं तो एक मैट्रिक्स से बनता है। फिर यहाँ भी दो मैट्रिक्स को गुना करेंगे तो फिर से एक मैट्रिक्स बनेगा। लेकिन p गुना y जो करिएगा ये कितना ऑर्डर का आएगा, तो वहां पर देखिए करके रखिए, py का ऑर्डर क्या है, p/3 ऑर्डर का है। और wy भी निकाल चुके हैं, इसका ऑर्डर कितना है, n/3 ऑर्डर का है। आपको अब मालूम है कि दो मैट्रिक्स का योगफल बराबर कब होता है, जब ये दोनों ऑर्डर क्या हो, सेम सेम हो। इसका मतलब देखिए, कॉलम की संख्या समान तो ही है,
लेकिन रो की संख्या बराबर होना पड़ेगा। इसका मतलब P बराबर n, इसे पता चला P बराबर n होगा, 3 3 के बराबर ये है, तभी ना दो मैट्रिक्स का योगफल संभव होगा। इसका मतलब क्या हो गया, इससे स्पष्ट क्या हो गया कि P बराबर होना चाहिए किसका, n का, नहीं होना चाहिए। अगर भूल गए तो यहाँ थोड़ा हम याद दिलाते हैं। देखिए ये भी मैट्रिक्स है 2/2 ऑर्डर का, और बगल वाले जिस मैट्रिक्स को आप जोड़ रहे हैं उसका भी ऑर्डर 2/2 होना चाहिए। तो ऑर्डर सेम सेम होगा तभी जुटेगा तभी घटेगा। तो यहाँ पर दो मैट्रिक्स को जोड़ने के लिए देखिए कॉलम की संख्या तो निश्चित 3 पता चल चुका है, लेकिन फी के स्थान पर क्या होगा नहीं होगा तो हम तो जानते नहीं है, लेकिन इतना सा जानकारी पता चल रहा है कि P और n का मान जब जब बराबर होगा, जैसे यहाँ 2 हो गया तो यहाँ भी 2 आना चाहिए, तभी ना दो मैट्रिक्स जुटेगा। अगर यहाँ 3/3 है तो यहाँ भी 3/3 होगा, तभी ना मैट्रिक्स जुटेगा। इसका मतलब P बराबर n हो गया और K का मान कितना हो गया, 3 निकाले, तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब ऑप्शन देख सकते हैं आप कहाँ पे है, P बराबर n और K बराबर 3, पहला ही ऑप्शन सही है, ए का मान नहीं, ये ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए क्या है, सही है। ए नंबर में टिक कर दी, ए नंबर में है ना ये ऑप्शन है, देख लीजिए, n बराबर P और K बराबर 3, ठीक है। चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, 22 के लिए भी ये डाटा पहले 21 और 22 दोनों के लिए डाटा यही दिया गया है किताब में, ठीक है, जैसे कि आप क्वेश्चन में देख सकते हैं ऊपर। आप देखिए तो यहाँ इसमें दिया है 22 नंबर में n बराबर P, पहले से दिया हुआ क्वेश्चन में आप देख सकते हैं। तब कहता है 7x - 5z का ऑर्डर क्या होगा, कोटि क्या होगा वही बताना है, ठीक है। चले देखिए तब एक चीज पहले समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए x एक मैट्रिक्स है, 2 4 6 9 कुछ भी है ऐसे, ठीक है। अगर इसका ऑर्डर अभी बताइए 2/2 ऑर्डर का है कि नहीं। अगर 3 से हम इसमें गुना कर दें तो देखते हैं क्या ऑर्डर पर असर पड़ता है। 3 से गुना करिए तो 3x बराबर 3 से इस मैट्रिक्स में गुना कर दिए, किसी से भी कर सकते हैं, कोई भी दुनिया का वास्तविक संख्या, लेकिन 0 को छोड़कर। 0 से करिएगा तो 0 मैट्रिक्स में बना देगा। चले तो दोनों तरफ किससे गुना किया, 3 से, 2 4 6 9, हमको केवल ऑर्डर से काम है। तो देखिए तो 3 से गुना करिए, 3 दूना 6, 4 तिया 12, 6 तिया 18, 9 तिया 27। अब बता दीजिए जरा सा ऑर्डर, अब कितना ऑर्डर का है, फिर भी 2/2 ऑर्डर का है। यानी कहना ये चाहा सवाल में, अगर किसी मैट्रिक्स, अगर कोई मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर का है, इसमें किसी वास्तविक संख्या से अगर गुना भी करते हैं मैट्रिक्स में तो उसके ऑर्डर पर कोई असर नहीं पड़ता है, कोई दिक्कत। चलिए अब यहाँ पर आइए, आपको इसके बारे में बताना है, इसका मतलब ये कब परिभाषित होगा। हमने कहा अगर x कोई मैट्रिक्स है, किसी वास्तविक संख्या से अगर गुना कर दीजिएगा तो कोई असर नहीं पड़ेगा। इसका मतलब जो x मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वही इस पूरे का ऑर्डर हो जाएगा। x का ऑर्डर देखिए यहाँ पे है 2/n फिर माइनस, यहाँ भी z क्या है, z क्या है, मैट्रिक्स है, लेकिन इसमें 5 से गुना कर देंगे तो क्या ऑर्डर बदलेगा, नहीं। इसका मतलब यह, इसका भी ऑर्डर, जो z का ऑर्डर होगा वही 5z का भी ऑर्डर होगा। तो देखिए z यहाँ है, यानी 2/p ऑर्डर का। अब आपको मालूम होगा एक चीज यहाँ देखिए दे भी रखा है, n बराबर p है, या तो n के बदले p रखिए या तो p के बदले n रखिए, दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। दो मैट्रिक्स का घटाव संभव तभी होता है जब दोनों का ऑर्डर क्या हो, समान हो। तो इसका मतलब देखिए रो की संख्या तो बराबर है, ठीक है। अब सवाले बोला है n p के क्या है, बराबर है, तो अगर हम n के बदले p को लिख दें, ऐसे देखिए 2/p, n के बदले क्या लिख दिया, p, क्योंकि n p के बराबर है, पहले सवाल में दे दिया, माइनस 2/p, ये जो है वही लिख दिया, n के बदले p रख दिए। इसका मतलब 2/p ऑर्डर का ये भी मैट्रिक्स है, 2/p ऑर्डर का ये भी मैट्रिक्स है, तब संगत अभी आपको घटा सकते हैं। इसका मतलब केवल हमको परिभाषित है कि नहीं है वही नहीं बताना है। तो देखिए दो मैट्रिक्स का घटाव संभव है क्योंकि दोनों का ऑर्डर क्या हो गया, सेम सेम हो गया, इसीलिए। एक तो आपका आंसर क्या हो चुका है, यहाँ पे 2/p ऑर्डर होना चाहिए। चलिए एक मेरा आंसर क्या निकल चुका है, 2/p होना चाहिए, 2/p होना चाहिए। एक आंसर और आपके मन में अवश्य आएगा,
जब एन और पी आपस में बराबर है तो पी के बदले हम एन भी तो रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं। देखिए इसी को समझाना है फिर से। अगर 2 तो फिक्स हो गया, अब पी के बदले हम एन रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? सवाल में बोला है दोनों आपस में बराबर है, तो माइनस यहाँ पर भी देखिए 2, पी के बदले क्या लिख सकते हैं एन। तो इस हालत में भी तो 2 मैट्रिक्स घट जाएगा आसानी से, क्योंकि दोनों का ऑर्डर क्या हो गया, समान हो गया। अब देखिए एक तो उत्तर 2/p हो सकता है, दूसरा क्या होगा 2/n होगा। अब जो ऑप्शन मिल जाएगा वही आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तब ऐसा ऑप्शन देखिए कहीं पर है, अब p/2, p/2, 2/n, हाँ देखिए ये मिल गया। ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं बी, हाँ बी नंबर, तो बी में ये ऑप्शन है कि नहीं है, यही है। अगर ऑप्शन में ये भी रहता 2/p तो ये भी उत्तर होता, लेकिन 2/p ऑप्शन में है, 2/p नहीं, p/2 भले है, पहला ऑप्शन में p/2 भले है, ऐसे लिखा है पहला ऑप्शन में p/2, लेकिन मेरा तो यहाँ पर 2/p आना चाहिए। ऐसा नहीं कि दोनों बराबर है, नहीं। मैट्रिक्स में हम बताएं आपको ऑर्डर जैसे पलटता है उसमें रो संख्या, रो और कॉलम की संख्या चेंज हो जाता है, तो इसीलिए ये दोनों एक चीज कभी नहीं समझेंगे, दोनों अलग अलग चीज है। यहाँ 2/p है तो यहाँ p/2 है, तो ए नंबर ऑप्शन में यही है, ये कभी उत्तर तो नहीं होगा। उत्तर या तो 2/p ऑर्डर होगा या तो 2/n होगा। अब जैसा ऑप्शन रहेगा हम लोग वैसा काम करेंगे। तो ऑप्शन में दिया है कितना 2/n ऑर्डर, तो 2/n ऑर्डर क्या कितना नंबर में था, बी नंबर, तो ऑप्शन बी सही हो गया आपका। ऑप्शन बी जो है आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो आज के लिए अब इतना ही, ये 3.2 अब कंप्लीट हो चुका है, खत्म। अब आगे जो है कुछ हम थ्योरी बताएंगे तब फिर सवाल चलेगा, ठीक है। अगर आप समझ में आ रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को जल्द से जल्द शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।